अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। हालांकि इस चैप्टर का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है राज्यों का पुनर्गठन, या हम सिंपल कहेंगे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जा सकता है कि नहीं। फिर हम उसके बाद ये पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो आज 28 राज्य हैं, वो 28 राज्य किस क्रम में बने थे, है ना। देखिए, 1 नवंबर 1956 के दिन भारत में 14 राज्य बन चुके थे। उसके बाद आज हम देखें तो भारत में 28 राज्य। तो समय के साथ बाकी के जो राज्य कैसे बने हैं, एक हम इसमें वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भारत में जो राज्य हैं, क्या उनको भाषा के आधार पर बांटा जा सकता है या नहीं बांटा जा सकता है। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है आजादी के टाइम से। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के 1 साल के अंदर ही भारत के अलग अलग राज्यों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमारे राज्य का बंटवारा होना चाहिए भाषा के आधार पर, है ना। तो जब ये मांग बढ़ी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मद्रास की बात करता हूं, तो मद्रास में जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनका कहना है कि तेलुगु बोलने वालों को मद्रास से अलग कर दो और तेलुगु बोलने वालों के लिए एक नया राज्य बनाओ जिसका नाम होगा आंध्रा। ऐसे ही बॉम्बे में मराठी और गुजराती बोलने वाले हैं। मराठी कहते हैं मराठियों को बॉम्बे से अलग करो, इनके लिए अलग राज्य बनाओ। गुजराती कहते हैं इनको गुजरात से अलग करो, मतलब सॉरी, गुजराती कहते हैं हमें बॉम्बे से अलग करो और हमारे लिए अलग से राज्य बना दो, है ना। ऐसी पंजाब में पंजाबी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले, है ना। तो जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के 1 साल के अंदर ही भारत के अलग अलग राज्यों से डिमांड आ गई थी, और डिमांड यही है, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना है ना। जब ये डिमांड तेज हुई तो सरकार हरकत में आई। सरकार ने आजादी के 1 साल के अंदर ही जून 1948 में, है ना, जून 1948 में सरकार ने एक कमीशन अपॉइंट किया, एक कमीशन को नियुक्त किया, ठीक है। इस कमीशन का नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, भाषीय प्रांत आयोग, भाषीय प्रांत आयोग। अब ये कमीशन जून 1948 में बना है। कमीशन का काम क्या है? कमीशन का काम है पता लगाना कि ये जो डिमांड आ रही है कि भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जाए, ये डिमांड सही है कि गलत है ना। तो कमीशन का काम है पता लगाना कि वो जो डिमांड है वो सही है कि गलत है। इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? इस कमीशन के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, इस कमीशन के अध्यक्ष थे S.K. धर। और इसी कारण से हम इसके से बुलाते हैं, धर कमीशन के नाम से बुलाते हैं ना। तो इस कमीशन को हम धर कमीशन, धर आयोग के नाम से बुलाते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष S.K. धर थे, है ना। अब इस कमीशन का काम तो हमको पता है कि कमीशन का काम क्या है, पता लगाना कि भाषा के आधार पर राज्य बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते हैं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? कमीशन ने अपनी रिपोर्ट उसी साल दिसंबर के महीने में पेश की। जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई लोगों की जो डिमांड है कि भाषा के आधार पर राज्य बांटे जाए, ये डिमांड गलत है। और ये कहना जायज भी है कुछ हद तक। वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था तो ये बंटवारा कितना दर्दनाक था। भारत का बंटवारा 2 तरफ से हुआ था, एक तरफ से पंजाब गया था और एक तरफ से बंगाल वाली साइड गई थी, है ना। तो जब भारत का बंटवारा हुआ तो जहां पर बंटवारा हो रहा था वहां पर बहुत बुरी हिंसा हुई थी। पता नहीं कितने लोग मारे गए, लेकिन कई लाखों लोग मारे गए होंगे उस हिंसा में, और वो धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा था ना। तो हुआ क्या, जब भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो ऑलरेडी भारत में बहुत हिंसा देखी गई। तो मतलब इस कमीशन ने सोचा कि अगर हम भाषा के आधार पर भारत का बंटवारा करते हैं तो कहीं दूसरी हिंसा ना हो जाए। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए इस कमीशन ने कहा कि भाषा के आधार पर आप राज्यों को ना बांटिए। अगर आपको वाकई में किसी राज्य का बंटवारा करना है तो आप उस राज्य का बंटवारा करिए प्रशासन के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर। मतलब अगर कोई बड़ा सा राज्य है, अगर बड़े से राज्य को बांटकर मैं उसका प्रशासन आराम से चला सकता हूं तो आप राज्य का बंटवारा करिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। हम सब मानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है, क्षेत्र वाइज नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता के मामले में तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है ना। तो उत्तर प्रदेश
पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, है ना। तो चांसेस है कि मतलब है ना, और कई लोग कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जितने कई देश भी नहीं है, है ना। कई देशों से बड़ा उत्तर प्रदेश है जनता के मामले में। तो कई लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर दो ताकि इसका प्रशासन चलाने में आसानी हो जाए। एक सरकार शायद से ढंग से नहीं चला पा रही है उत्तर प्रदेश को, तो इनका भी यही कहना है कि अगर किसी राज्य को बांटकर उसका प्रशासन चलाने में आसानी होती है तो आप उस राज्य को बांट दो, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य को बांटना यह सही नहीं है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर के महीने में पेश की थी। जिस महीने कमीशन ने रिपोर्ट पेश की उसी महीने लोगों ने विवाद किया। भाई अभी आजादी को एक साल ही हुआ है ना। तो जब लोगों को पता पड़ा कि कमीशन ने उनकी डिमांड को ठुकरा दिया है तो लोगों ने इसका विरोध किया। यानी कि जिस महीने रिपोर्ट पेश हो रही है उसी महीने लोगों ने हंगामा किया और कहा कि भाई हमें तो भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा चाहिए। तो हुआ क्या, जिस महीने रिपोर्ट पेश हुई उसी महीने हंगामा हुआ, और हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि मजबूरन सरकार को अगला कदम उठाना पड़ा उसी महीने। तो यानी कि दिसंबर 1948 में सरकार ने अगला कदम उठाया। और अगला कदम क्या है? अगला कदम था कि सरकार ने दिसंबर 1948 में जेबीपी कमेटी को गठित किया। तो 1948 दिसंबर के महीने में, यानी कि जिस महीने रिपोर्ट पेश हुई उसी महीने सरकार ने एक समिति को गठित किया और समिति का नाम था जेबीपी कमेटी। हालांकि इस कमेटी का असलियत में नाम था भाषीय प्रांत समिति, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, है ना। ये इस कमेटी का असलियत में नाम था। लेकिन इस कमेटी में 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सदस्य थे वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे सदस्य थे पत्ताभी सीतारमैया। ठीक है। तो दिसंबर 1948 में सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी में 3 लोग थे और इस कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं था। अगर इस कमेटी के चेयरमैन पटेल होते तो मैं इसे पटेल कमेटी कह देता, अगर नेहरू होते तो मैं इसे नेहरू कमेटी कह देता, लेकिन इस कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं था और इस कारण से इस कमेटी को हम इन तीनों के नाम पर जानते हैं, जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी कमेटी को हम जेवीपी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो 3 सदस्य थे उनके स्टार्टिंग के एक वर्ड को उठाकर हमने कमेटी का नाम रख दिया। हालांकि इस कमेटी का असलियत में नाम क्या था? लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, भाषीय प्रांत समिति। इससे पहले जो थी वो कमीशन थी, ना कि कमेटी थी, है ना। नाम वही है। इस जेबीपी कमेटी का असलियत में नाम क्या था? भाषीय प्रांत कमेटी, भाषीय प्रांत समिति, है ना। अब इस कमेटी का भी वही काम है जो धर कमीशन का काम था, पता लगाना कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बांटे जा सकते हैं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? अप्रैल 1949 में। और जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो कमीशन का भी यही मानना है कि भाई अभी सही समय नहीं है कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दे। तो धर कमीशन ने मना कर दिया, जेवीपी कमेटी ने भी मना कर दिया। तो हो सकता है लोग अब भी बुरा मान गए और लोगों ने अभी भी विरोध किया होगा, लेकिन ऐसे जनता विरोध करती रहेगी तो सरकार कितनी बार उनके सामने झुकेगी। इसलिए जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद अगर सरकार ने कोई कदम उठाया भी या देश में कोई हंगामा हुआ भी तो उस पर हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतिहास में उसके बारे में कुछ ज्यादा मेंशन है नहीं, खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां तक काफी था, है ना। अब हम 3 साल तक कुछ नहीं करेंगे। 3 साल तक कहानी में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना था कि अप्रैल 1949 में कमेटी ने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य बांटे नहीं जा सकते, है ना। अब 3 साल तक देश में जो भी हुआ हो उससे हमें नहीं पढ़ना है ना, लेकिन 3 साल बाद एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। आइए देखते हैं वो क्या था। 3 साल बाद यानी कि 1952 में एक बार फिर से मद्रास में भाषा के आधार पर विवाद शुरू हो गया। जो लोग मद्रास में तेलुगु बोलते हैं, मद्रास में जो लोग तेलुगु बोलते हैं उन्होंने एक बार फिर से बोलना शुरू कर दिया है कि तेलुगु बोलने वालों को मद्रास से अलग करो और तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्रा राज्य का निर्माण करो। ठीक है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है पोती श्रीरामुल्लू, पोती श्रीरामुल्लू, है ना। पोती श्रीरामुल्लू वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि जब तक आंध्रा नहीं बनता तब तक मैं अमरण अनशन पर बैठे रहूंगा, तब तक मैं फास्ट अनटू डेथ पर रहूंगा। अमरण अनशन को फास्ट अनटू डेथ मतलब जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, है ना। तो पोती श्रीरामुल्लू 56 दिन तक अमरण अनशन पर बैठे रहे
और अमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ के 56वें दिन जाकर इनकी मृत्यु हो गई। तो पोती सीरामल्लू अमरण अनशन के 56वें दिन जाकर मरे थे, है ना। और इनकी मौत के बाद इतना ज्यादा हंगामा हुआ, इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि मजबूरन इनकी मौत के 3 दिन के अंदर पंडित नेहरू को यह आश्वासन देना पड़ा कि आप शांत हो जाइए, हम आपकी डिमांड को जरूर पूरी करेंगे। जो वादा पंडित नेहरू ने इनकी मौत के 3 दिन बाद किया, वो वादा फाइनली पूरा हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना, वो भी मजबूरी में। सरकार का बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि वो भाषा के आधार पर राज्य बनाए, लेकिन पोती सीरामल्लू की मौत के बाद इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा। और 1 अक्टूबर 1953 को भारत के अंदर लैंग्वेज के बेसिस पर, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना, जिसे हम किस नाम से बुलाते हैं? आंध्रा नाम से बुलाते हैं। हालांकि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा ही बना था, 1 नवंबर 1956 यानी कि 3 साल 1 महीने बाद आंध्र प्रदेश बना था। लेकिन लोग इतनी है ना बारीकियों को देखते नहीं है ना, एग्जाम इतनी बारीकियों को देखता है, इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना, जबकि हकीकत यह थी कि 1 अक्टूबर 1953 को केवल आंध्रा बना था। आंध्र प्रदेश तो 3 साल 1 महीने बाद बना था। लेकिन ज्यादातर किताबों में लिखा हुआ यही है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था, है ना। इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं, नहीं तो आंध्रा बना था, आंध्र प्रदेश नहीं बना था। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि अंतर क्या होता है, सिर्फ नाम और तारीख का अंतर नहीं है। आंध्रा का एरिया छोटा था, आंध्र प्रदेश का एरिया बड़ा है, क्योंकि आंध्रा बना था तेलुगु बोलने वालों के लिए। अब तेलुगु बोलने वाले केवल मद्रास में नहीं थे, तेलुगु बोलने वाले हैदराबाद में भी थे। हैदराबाद की करीबन आधी जनता तेलुगु बोलती थी। 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने हैदराबाद का तेलुगु बोलने वाला एरिया आंध्रा में जोड़ दिया और तब जाकर बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र और आंध्र प्रदेश में अंतर है, लेकिन इतनी बारीकी कोई पूछने नहीं बैठा है आपसे, इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना। और इसकी खास बात क्या है? ये भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है, द फर्स्ट स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना। अब आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश बनने के बाद बाकी के राज्य चुप बैठे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब आंध्र प्रदेश बना तो बाकी के राज्यों ने कहा कि जब आप आंध्र प्रदेश बना सकते हैं भाषा के आधार पर, तो फिर आप हमारे राज्य का भी निर्माण कर दीजिए भाषा के आधार पर। इसका मतलब आंध्र प्रदेश बनने के बाद सरकार की मुसीबत खत्म नहीं हुई। सरकार ने पोती सीरामल्लू मरने के बाद ये आश्वासन दे दिया था जनता को कि हम आंध्रा बना देंगे, और उन्होंने बनाया भी। लेकिन आंध्रा बनने के बाद बाकी के राज्यों ने सोचा कि अगर आंध्र प्रदेश बन सकता है भाषा के आधार पर, तो फिर आप तो हमारे राज्य का भी बंटवारा कर दीजिए भाषा के आधार पर। तो आंध्र प्रदेश बनने के बाद सरकार की मुसीबत कम नहीं हुई, अब सरकार की मुसीबत और बढ़ चुकी है। अब सरकार से कहा जा रहा है कि अब आप हमारे राज्य का भी बंटवारा करिए भाषा के आधार पर। देखिए, आपने एक राज्य तो बना ही दिया है भाषा के आधार पर, अब हमारा राज्य भी बना दीजिए। तो आंध्र बनने के बाद सरकार के लिए मुसीबत और बढ़ गई, और अब सरकार ने आंध्र प्रदेश के 2 महीने के अंदर, यानी कि दिसंबर 1953 में, आंध्रा बनने के 2 महीने के अंदर ही सरकार ने एक नई कमीशन बनाई। कमीशन का नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कमीशन का नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो ये कमीशन बनी थी कब? जब आंध्र प्रदेश बन चुका था। तो आंध्र प्रदेश बनने के बाद जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा तो सरकार ने एक नई कमीशन बनाई, है ना। अब इस कमीशन में टोटल 3 सदस्य हैं और आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए। जो पहले सदस्य हैं वो इस कमीशन के चेयरमैन थे, इनका नाम है फजल अली, और इसी रीजन से हम इसे फजल अली कमीशन बुलाते हैं, फजल अली आयोग इसे बुलाते हैं ना। तो इस कमीशन के चेयरमैन फजल अली थे, इसके अध्यक्ष फजल अली हैं, इसलिए इसे फजल अली आयोग कहते हैं। दूसरे सदस्य का नाम था के एम पानिक्कर, के एम पानिक्कर, ठीक है। और तीसरे सदस्य का नाम था एच एन कुंजरू, ठीक है। तो इस कमीशन में 3 मेंबर थे, ये इसके चेयरमैन थे, इसलिए हम इसे किस नाम से बुलाते हैं? हम इसे बुलाते हैं फजल अली आयोग के नाम से, ठीक है। इसी कमीशन को फजल अली कमीशन बुलाते हैं। अब फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की?
इसने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में पेश की थी, है ना। जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो कमीशन ने फाइनली अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्य बांटे जा सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखना, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से आयोग ने स्वीकार किया था कि भाषा के आधार पर राज्य बांटे जा सकते हैं, और आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। पहला होगा जेपीपी कमेटी, दूसरा होगा धर आयोग, तीसरा होगा आपका फजल अली आयोग, चौथा होगा नन ऑफ दिस। तो याद रखना सही आंसर है फजल अली आयोग, है ना। और फजल अली आयोग के तीनों सदस्यों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, फजल अली आयोग ने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य बांटे जा सकते हैं, लेकिन आपको यह बात भी याद रखनी है, फजल अली आयोग ने और भी बहुत कुछ कहा था अपनी रिपोर्ट में। फजल अली आयोग के टाइम पर भारत का जो राजनीतिक नक्शा था वो 4 भाग में बटा हुआ था, पार्ट ए, बी, सी और डी। आइए देखते से ध्यान से। देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कि आज भारत का राजनीतिक नक्शा कैसा है, तो आज इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो ये है कि भारत को हमने 28 राज्यों में बांट के रखा हुआ है और 8 यूटी में बांट के रखा हुआ है। ये आज भारत का राजनीतिक नक्शा है। क्या फजल अली के टाइम पर भी भारत का यही राजनीतिक नक्शा था? नहीं, फजल अली के टाइम पर भारत को 4 भाग में बांट के रखा हुआ था, ए, बी, सी और डी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, है ना। तो फजल अली के टाइम पर यह था भारत का पॉलिटिकल मैप, 4 भाग में बटा हुआ। वो फजल अली थे जिसने कहा था कि ये जो 4 भाग है ए, बी, सी, डी, इनको खत्म कर दो और इनको खत्म करके भारत में राज्य और यूटी का निर्माण करो, है ना। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या था बंटवारा एबीसीडी नाम का, है ना। देखो, फजल अली के टाइम पर भारत का जो राजनीतिक नक्शा था वो 4 भाग में बटा हुआ था, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, है ना। अब आखिर क्या लॉजिक था ऐसा करने के पीछे का? तो ऐसा करने के पीछे का लॉजिक आपके सामने रहा। जब संविधान तैयार हो रहा था तो संविधान निर्माताओं के पास समय नहीं था, है ना। देखो, संविधान निर्माताओं के पास समय तो था नहीं कि वो संविधान में बनाते वक्त भारत के सभी राज्यों को प्रॉपर तरीके से बनाए, नहीं, उनके पास समय नहीं था। इस कारण से उन्होंने भारत के सभी राज्यों को जल्दबाजी में अरेंज किया। कितनी जल्दबाजी में? देखिए, अंग्रेजों के टाइम पर जहां जहां पर गवर्नर हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ना इतिहास में, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, आसाम का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर, है ना, बॉम्बे का गवर्नर। तो अंग्रेजों के टाइम पर जहां जहां गवर्नर हुआ करते थे ना, उनको आपने कहां पर उठा के रख दिया? पार्ट ए में। और इनकी संख्या 9 थी। बंगाल, आसाम, मद्रास, पंजाब, यूपी, ऐसे करते करते 9 प्रांत, 9 प्रोविंसेस थे जहां पर अंग्रेज, मतलब जहां पर गवर्नर हुआ करते थे। तो आपने पार्ट ए में किनको रखा है? जहां पर गवर्नर थे। पार्ट बी में किसको रखा? यहां पर आपने रखी बड़ी बड़ी देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ठीक है। तो ये वो जगह, मैसूर हो गया, मैसूर जिसे कहते हैं ना, तो वो प्रिंसली स्टेट जो बड़े बड़े थे साइज में, उनको कहां पर रख दिया आपने? पार्ट बी में रख दिया। इनकी भी संख्या कितनी थी? 9। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, है ना, ऐसे टोटल 9 थे जहां पर देसी रियासतें थी, उनको आपने बी में रख दिया। पार्ट सी में किसको रखा? जो छोटी मोटी देसी रियासतें थी ना, जैसे भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा हो गया, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इन सबको हमने यहां पर उठा के रख दिया। तो उस वक्त की जो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, मुख्यायुक्त प्रांत थी, उस वक्त की जो यूटी हुआ करती थी, उनको आपने यहां पर उठा के रखा और उनकी टोटल संख्या कितनी थी? 10 थी, है ना। तो ए में किसको रख रहे हो? जहां जहां पर गवर्नर हुआ करते थे। बी में किसको रख रहे हो? जहां पर बड़े बड़े देसी रियासत, राजा महाराजा थे। सी में किसको रख रहे हो? छोटे मोटे देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स, और जो उस वक्त की चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रांत थी, इनकी संख्या 10 थी। और डी में अकेला एक रखा था जिसका नाम था अंडमान और निकोबार आइलैंड, है ना। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? 29 है। अगर आप इन चारों को जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा, है ना। तो जब फजल अली ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो फजल अली के सामने ये था भारत का राजनीतिक नक्शा। फजल अली ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक काम करो, ये जो पार्ट ए, बी, सी, डी है ना, इन्हें खत्म कर दो। कोई जरूरत नहीं है भारत को 4 भाग में बांटने की। और एक काम करिए, जब ये 4 भाग खत्म कर दो तो ये जो 29 इकाइयां है ना, इनको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट किसमें कर दो? फजल अली का मानना था कि ये जो 29 इकाइयां है, इनको कन्वर्ट कर दो 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में। मतलब जो छोटी मोटी है ना, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, इनको जोड़ दो एक दूसरे में, है ना, और बना दो 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी, ठीक है।
तो फजल अली का मानना था कि ये पार्ट ए बी सी डी खत्म हो जाना चाहिए और 29 यूनिट को 16 राज्य और 3 यूटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। भारत सरकार ने फजल अली की बात को मान लिया था। भारत सरकार ने फजल अली की बात को स्वीकार करते हुए पास किया 7वां संविधान, पास किया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 है ना। और सरकार ने एक कदम और उठाया था और वो ये था, सरकार ने कानून भी पास किया इसके अलावा, और उस कानून का नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ये एक्ट है, कमीशन नहीं है, कमीशन पहले वाली थी है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, सॉरी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है ना। तो फजल अली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने ये जो 4 भाग हैं एबीसीडी, इनको खत्म कर दिया। लेकिन इन 4 भाग को खत्म करने के लिए आपको संविधान का 7वां भाग खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 7वें भाग में पार्ट ए और पार्ट बी का जिक्र था है ना। तो इनके द्वारा हुआ क्या, जो संविधान का 7वां भाग था, भाग 7 में इस बंटवारे का जिक्र था है ना। तो 7वें भाग को खत्म कर दिया किसने, 7वें संशोधन ने। फिर 29 इकाइयों को कन्वर्ट करने के लिए हमने ये पास किया, और इसके जरिए जो 29 इकाइयां थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 29 इकाइयां कन्वर्ट हो गई 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में है ना। देखो, फजल अली चाहते थे कि 29 को कन्वर्ट किया जाए 16-3 में, लेकिन भारत सरकार ने 29 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 14-6 में, यानी कि 14 राज्य बने और 6 यूटी बनी है ना। तो फजल अली की उन्होंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि इन 4 भाग को नष्ट कर दो, तो उसने नष्ट कर दिया। लेकिन फजल अली ने जो ये बात कही थी ना कि 16-3, उन्होंने 14-6 कर दिया, और ये काम हुआ था 1 नवंबर 1956 के दिन। तो बच्चों 1 नवंबर 1956 के दिन भारत में जो 29 इकाइयां थी जिनको 4 भाग में बांट के रखा था, उनको 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है ना। और ये तारीख थी 1 नवंबर 1956। तो फजल अली की रिपोर्ट पेश होने के बाद ये और जरूरी कदम थे जो सरकार ने उठाए थे है ना। यहां पर मैं 2 बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि 7वें संशोधन के द्वारा हमने संविधान का 7वां भाग खत्म किया है, जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी के राज्यों के बीच में अंतर बताया गया था। तो हमें अंतर चाहिए ही नहीं है ना, इसलिए हमने पार्ट 7 खत्म कर दिया, और इन 29 को 14 राज्य और 6 यूटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लेकर आए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके जरिए 29 यूनिट किसमें कन्वर्ट हो गई, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो हम फाइनली हमारे टॉपिक का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे टॉपिक का पहला पार्ट था कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बांटे जा सकते हैं। आंसर है हाँ, भाषा के आधार पर राज्य बांटे जा सकते हैं, और वो ये रहे है ना। फिर हमने ये भी देख लिया कि 1 नवंबर 1956 के दिन भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनी। अब 14 राज्य हैं कौन कौन से, आइए एक बार इनका नाम देख लेते हैं। जब 1 नवंबर आई, 1 नवंबर 1956 के दिन भारत में 14 राज्यों का निर्माण हुआ। वो 14 राज्य कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो पहला राज्य है, ए बी सी डी से स्टार्ट करेंगे, तो हम ए से 2 नाम लिख देते हैं, आसाम और आंध्र प्रदेश। बी से बिहार और बॉम्बे। जम्मू और कश्मीर। पंजाब। मध्य प्रदेश। मद्रास। मैसूर। उड़ीसा। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। मैं नहीं पीऊंगा, पानी दे दे इस पानी को। हाँ, राजस्थान भी रह गया। एक राज्य और रह गया,
पंजाब हो गया, ABCDEFGHJ, केरला, है ना। तो तो 1 नवंबर 1956 के दिन जो 14 राज्य बने थे उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। अब इसी दिन 6 यूटी भी बनी थी, तो एक काम करते हैं, उन 6 यूटी के नाम भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो 6 यूटी कौन कौन सी थी? पहली दिल्ली थी, दूसरी अंडमान और निकोबार आइलैंड थी, तीसरी थी मणिपुर, चौथी थी त्रिपुरा, पांचवी थी हिमाचल प्रदेश, ये आज राज्य है, पहले यूटी हुआ करती थी, और छठी थी लेकेडिव, मिनीकॉय एंड एमेंडिवी आइलैंड्स। अगर ये नाम आपने पहली बार सुना है तो बता दूं, इसी को 1973 में लक्षद्वीप किया गया था ना, ये लक्षद्वीप का पहले वाला नाम था। ओके, तो 1 नवंबर 1956 के दिन जो 14 राज्य और 6 यूटी बनी थी उनके नाम आपके सामने ये रखे हुए हैं ना। अब देखिए, फाइनली 14 राज्य बन चुके हैं, 6 यूटी बन चुकी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आज भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। तो हमें देखना है कि भारत के जो बाकी के राज्य हैं वो कैसे बने, है ना। तो 14 राज्य तो अपन ने बना दिए, अब हम देखेंगे बाकी के राज्य एक एक करके। तो भारत का 15वां राज्य कौन सा था? भारत का 15वां राज्य था गुजरात। जब बॉम्बे का बंटवारा हुआ भाषा के आधार पर, मराठियों के लिए महाराष्ट्र, गुजरातियों के लिए गुजरात, तो गुजरात बना भारत का 15वां राज्य 1960 में। भारत का 16वां राज्य आसाम से बाहर निकाला गया और इसका नाम था नागालैंड, ये बना 1963 में। फिर भारत का 17वां राज्य कौन सा था? जब पंजाब से हिंदी बोलने वालों को अलग कर दिया और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा बनाया गया, साल 1966। फिर 18वां राज्य कौन सा था जो पहले यूटी हुआ करता था? हिमाचल प्रदेश। अब फाइनली हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला है, तब वो यूटी था, है ना, साल 1971। 19वां राज्य कौन सा था? ये भी यूटी हुआ करता था पहले, मणिपुर। 20वां राज्य कौन सा था? ये भी मणिपुर के साथ यूटी था, त्रिपुरा। ये दोनों राज्य 1972 में बने थे, ये दोनों पहले यूटी थे। फिर भारत का 21वां राज्य, ये आसाम से बाहर निकाला गया और इसका नाम था मेघालय, ठीक है, साल 1972। इसका भी साल सेम है, 1972, है ना। और हाँ, एक और बता दूं, 1972 में 3 राज्य बने जो आपके सामने लिखे हैं। 1972 में 2 यूटी और बनी थी, इनको भी आसाम से बाहर निकाला गया। आसाम में एक जगह थी जिसका नाम था नेफा। नेफा का मतलब था उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत यानी कि नेफा में 2 क्षेत्र आते थे, उन दोनों क्षेत्रों को हमने यूटी बना दिया। एक क्षेत्र का नाम था मिजोरम और दूसरे का नाम था अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये दोनों यूटी बनी 1972 में। पहले ये दोनों किस नाम से जानी जाती थी? नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, है ना। तो 1972 में 5 काम होंगे, 3 तो राज्य बन गए, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, और 2 यूटी बन गई, और ये सारा काम आसाम में ही हो रहा है ना। अब 21 राज्य हो गए। अब आते हैं बच्चों 22वें राज्य की तरफ। अब 22वां राज्य कौन सा है? 22वां राज्य सिक्किम है ना। और सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना था। लेकिन सिक्किम की एक लंबी कहानी है और वो बताना चाहता हूं आपको कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम एक देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट था, जिसके राजा का नाम था चोग्याल, है ना। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम को भी अंग्रेजों ने आजाद किया, लेकिन सिक्किम कभी भारत में शामिल नहीं हुआ।
लेकिन सिक्किम स्टार्टिंग से ही भारत के ऊपर कुछ चीजों के लिए निर्भर था। 1947 से लेकर 1974 तक सिक्किम भारत का एक रक्षित राज्य रहा। ठीक है, रक्षित राज्य को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट है ना। तो 1947 से लेकर 1974 तक सिक्किम भारत का एक रक्षित राज्य था। रक्षित राज्य का मतलब होता है कि भारत सरकार ने सिक्किम की 3 जिम्मेदारियों को कंट्रोल में लिया था। सबसे पहली जिम्मेदारी थी सिक्किम की उसकी डिफेंस की, है ना। दूसरी जिम्मेदारी थी सिक्किम के कम्युनिकेशन की, यानी कि संचार की, कम्युनिकेशन, संचार। और तीसरा था फॉरेन अफेयर्स, यानी कि विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले है। तो याद रखिए 1947 से लेकर 1974 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम भारत के ऊपर निर्भर था। इस दौरान सिक्किम का जो दर्जा था वो था रक्षित राज्य का, प्रोटेक्टेड स्टेट का। रक्षित राज्य का मतलब होता है कि भारत सरकार ने सिक्किम की 3 जिम्मेदारियों को लिया था। पहली जिम्मेदारी थी सिक्किम की रक्षा की, दूसरी जिम्मेदारी थी सिक्किम के विदेशी संबंधों की, और तीसरी जिम्मेदारी थी संचार की, कम्युनिकेशन की थी, है ना। लेकिन कहा जाता है कि सिक्किम की जनता चाहती थी कि सिक्किम को भारत के साथ जोड़ा जाए, और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए भारत सरकार ने सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने का कदम उठाया। भारत सरकार ने 35वें संशोधन के द्वारा, भारत सरकार ने 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, इसके जरिए सिक्किम को भारत में जोड़ा। लेकिन जब हमने सिक्किम को भारत में जोड़ा था तो हमने सिक्किम को राज्य के रूप में नहीं जोड़ा था, हमने सिक्किम को भारत में जोड़ा था सह राज्य के रूप में। अब प्रॉब्लम की बात यह थी कि संविधान में सह राज्य का कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 2 कहता है कि आप भारत में एक नया राज्य बना सकते हो, लेकिन आर्टिकल 2 में राज्य शब्द का जिक्र किया है। और हमने जब सिक्किम को भारत में जोड़ा था तो हमने उसे राज्य के रूप में नहीं जोड़ा था, हमने उसे सह राज्य, एसोसिएट स्टेट के रूप में जोड़ा था, जिसका जिक्र आर्टिकल 2 या आर्टिकल किसी भी आर्टिकल में नहीं था। इसी कारण से हमने 35वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा, और आर्टिकल था आर्टिकल 2A, है ना। ये आर्टिकल 2 से अलग आर्टिकल है, आर्टिकल 2A। आप ये मत सोचना है आर्टिकल 2 के अंदर आएगा, नहीं, आर्टिकल 2 अलग है और आर्टिकल 2A एकदम अलग है ना। तो 35वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 2A जोड़ा गया, और आर्टिकल 2A के अंदर लिखा हुआ है कि सिक्किम भारत का कैसा राज्य होगा, सिक्किम भारत का सह राज्य होगा। तो इस बात को याद रखना कि जब सिक्किम को अपने भारत में जोड़ा था तो हमने सिक्किम को भारत में राज्य के रूप में नहीं जोड़ा था, हमने सिक्किम को भारत में सह राज्य के रूप में जोड़ा था, जिसका जिक्र भारत के संविधान में था ही नहीं। इसीलिए तो हमें संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ना पड़ा। यह है वो आर्टिकल जो कहता था कि सिक्किम भारत का एक एसोसिएट स्टेट, सह राज्य होगा। इतना ही नहीं, जब सिक्किम को भारत में जोड़ा गया तो सिक्किम के साथ कुछ शर्तें भी होंगी, और वो शर्तें संविधान की एक नई अनुसूची में लिखी जाएंगी, जिसे जोड़ा गया था 35वें संशोधन के द्वारा। तो 35वें संशोधन ने संविधान में एक नए शेड्यूल को जोड़ा, और वो था 10वां शेड्यूल। इसमें लिखी गई थी वो शर्तें, वो टर्म्स और कंडीशन जिसके साथ सिक्किम का भारत में विलय होगा, भारत में मर्जर होगा, है ना। आपको बता दूं, आज अभी वर्तमान प्रेजेंट में 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए है, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं 1974 की। तो 1974 में जब 10वीं अनुसूची को पहली बार जोड़ा गया था तो उस वक्त वो बताती थी कि सिक्किम के साथ क्या शर्तें होंगी विलय की, है ना। तो 35th अमेंडमेंट एक्ट ने ये 2 काम किए थे, लेकिन आपको बता दूं ये दोनों काम फेल हो गए। मतलब ये एक्सपेरिमेंट एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। सिक्किम की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि सिक्किम को भारत के एक प्रॉपर राज्य का दर्जा नहीं, सिक्किम को भारत के एक सह राज्य का दर्जा मिल रहा है। तो सिक्किम की जनता खुश नहीं थी भारत सरकार के इस प्रयोग से, और इसी रीजन से सिक्किम की जनता को शांत करने के लिए भारत सरकार ने अपना अगला कदम उठाया। भारत सरकार ने पास किया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, है ना। 36वें संशोधन द्वारा सरकार ने क्या किया, 36वें संशोधन के द्वारा सरकार ने सिक्किम को भारत का पूरा राज्य बना दिया। मतलब अब सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य है, एक प्रॉपर स्टेट है। अब सिक्किम कोई सह राज्य नहीं है। अब जब सिक्किम भारत का प्रॉपर स्टेट बन चुका है तो आपको लगता है हमें इस आर्टिकल की जरूरत है? अब नहीं है ना। तो इसी संशोधन के द्वारा हमने आर्टिकल 2A को खत्म कर दिया, क्योंकि अब सिक्किम भारत का प्रॉपर स्टेट है, तो अब हमें इस आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है ना। तो 36वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 2A को खत्म कर दिया गया, और इसी संशोधन द्वारा
हमने 10वीं अनुसूची को भी खत्म कर दिया, क्योंकि अब हमें सिक्किम के साथ कोई शर्तें नहीं चाहिए, है ना। तो 36वें संशोधन के द्वारा एक तो सिक्किम को भारत का प्रॉपर राज्य बना दिया गया, दूसरा आर्टिकल 2A समाप्त कर दिया और 10वीं अनुसूची को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा 36वें संशोधन ने एक काम और किया था, और वो था संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ना, और वो आर्टिकल था आर्टिकल 371F। अब 371F क्या है? आर्टिकल 371F में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान का जिक्र है। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान का जिक्र आर्टिकल 371F में है। विशेष प्रावधान को हम स्पेशल प्रोविजंस कहते हैं। यह संभव है कि भारत के संविधान के तहत कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, मतलब उनके लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, है ना। तो भारत का संविधान अनुमति देता है कि अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं। तो सिक्किम को हमने भारत का राज्य भी बनाया, और सिक्किम के लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस, विशेष प्रावधान जोड़ दिए 36वें संशोधन 1975 के तहत, ठीक है। तो अब आप फाइनली समझ चुके हैं कि सिक्किम भारत का राज्य कैसा बना, और सिक्किम के साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक्सपेरिमेंट एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, है ना। इसी के साथ हमारा सिक्किम वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ये था भारत का 22वां राज्य। अब आते हैं हम भारत के 23वें राज्य की तरफ, ठीक है। तो भारत का 23वां राज्य कौन सा था? भारत का 23वां राज्य था जो पहले एक यूटी हुआ करता था, आपको याद है ना। मैंने कहा था कि नेफा एक जगह थी जहां पर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 2 यूटी बनाया गया था, है ना। अब याद रखिए 23वां राज्य भारत का मिजोरम था, जो कि पहले यूटी हुआ करता था। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश था, जो भी यूटी था। और 25वां राज्य था गोवा। आपको बता दो गोवा भी पहले यूटी हुआ करता था, है ना। ये तीनों 1987 में भारत के राज्य बने हैं। फिर भारत का 26वां राज्य कौन सा था? जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है, और यह बना था साल 2000, ठीक है। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है, जो कि साल 2001 नवंबर के दिन बना था। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर। उसी साल, उसी महीने उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। और 28वां राज्य बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये तीनों राज्य एक ही महीने एक ही साल बने हैं, नवंबर 2000। बस तारीख अलग अलग है, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो साल 2000 में मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ और बिहार का बंटवारा हुआ, है ना। फिर 29वां राज्य आता है। अब 29वां राज्य कौन सा था बच्चों? 29वां राज्य था जब आपके आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्षेत्र को अलग किया गया ना। तो तेलंगाना बना भारत का 29वां राज्य, और ये बना था 2014। तारीख थी 2 जून 2014 को, है ना। तो ये थे भारत के 29 राज्य, है ना। अब याद रखिए भारत में भी 28 राज्य हैं, और ऐसा क्यों हुआ है? 28 राज्य क्यों है जबकि यहां पर मैं 29 लिख रहा हूं? उसके पीछे का शायद से आप में से कुछ लोगों को रीजन पता होगा, बाकियों को बस याद नहीं आ रहा है। बता देता हूं उन्हें। जब मैंने यहां पर भारत के 14 राज्य लिखे थे तो उसमें मैंने एक जम्मू कश्मीर को भी लिखा था, है ना। आपको याद होगा कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया। तो 29 राज्य थे, लेकिन उसमें उन 29 में एक जम्मू कश्मीर भी तो था, लेकिन हमने 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, तो एक राज्य कम हो गया, तब जाकर 28 राज्य हो गए, है ना। और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जम्मू कश्मीर एक यूटी बना और लद्दाख भी एक यूटी बना, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जाकर दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को जोड़ दिया गया, इसलिए 8 यूटी हो गई। पहले 9 यूटी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए थे यूटी के रूप में, तो 7 से सीधे 9 हो गई थी। फिर 9 के बाद 8 कैसे हो गई? क्योंकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक में जोड़ दिया था। ओके, अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ना यहाँ पर ये बता देता हूँ कि इनका क्या सीन था। देखिए दादर और नागर हवेली, जो दादर और नागर हवेली थी, इसे भारत में जोड़ा गया था यूटी के रूप में, और इसके लिए एक अलग से संशोधन हुआ था। संशोधन था 10वां संविधान संशोधन 1961, है ना।
तो 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारत में जोड़ा गया था यूटी के रूप में। फिर अगले साल गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव को 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में जोड़ा गया था। ठीक है, यूटी के रूप में, ये सब यूटी के रूप में जुड़ रहे हैं। और तीसरा था पुदुचेरी, जो कि उस वक्त पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, इसको हमने भारत में जोड़ा 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। याद रखना, इन सबको हमने भारत में जोड़ा था यूटी के रूप में, इसलिए यहां पर हमें संशोधन करने पड़ रहे हैं। और याद रखना, गोवा भारत के अंदर जुड़ा 1962 में, लेकिन 1987 में वो भारत का राज्य बना है। आपने नोटिस किया होगा, गोवा भारत का राज्य बना 1987 में, तो 1987 में वो राज्य बना है, उससे पहले वो भारत में जब आया था तो वो यूटी के रूप में आया था। तो गोवा, दमन, दीव भारत में जुड़े थे 1962 में, लेकिन तब वो यूटी थे। इसमें से हमने गोवा को राज्य बनाया 1987 में, दमन दीव को राज्य नहीं बनाया हमने। ठीक है, तो इसलिए गोवा की ये स्टोरी थी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो गोवा वहां पर भी लिखा था। अरे जब गोवा भारत में जोड़ा था तब वो यूटी के रूप में जोड़ा था, 1987 में वो भारत का स्टेट बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर था राज्यों का पुनर्गठन, वो खत्म हो जाता है। इस पूरे चैप्टर में हमने दो बातों पर डिस्कशन किया था। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जा सकता है या नहीं। हमें फाइनली हमारा आंसर मिल गया था। पहले धर ने मना कर दिया, जेवीपी ने मना कर दिया, फजल अली ने हाँ कर दिया। फिर आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना। उसके बाद हमने ये भी नोटिस किया था कि फजल अली ने कहा था कि भारत के वो 4 भाग हैं ABCD, उनको खत्म कर दो और 29 को कन्वर्ट कर दो 16 राज्य और 3 यूटी में। जबकि सरकार ने क्या किया, सरकार ने 14 और 6 बना दिए थे 1 नवंबर 1956 के दिन, और वो 14 राज्य के नाम देखे और 6 यूटी के नाम देखे। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि वो 15वां राज्य कौन सा था, 16वां राज्य कौन सा था। ऐसे करते करते भारत में 29 राज्य कैसे बन गए, है ना। और फिर हमने ये भी समझा कि 29 से 28 कैसे हो गए, है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम अब क्या ना, नया टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। एक क्लास में हम आज ये वाला चैप्टर रहने देते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग आज के लिए क्लास ओवर कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर देखते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।